हाँ, वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नॉन फूड क्रॉप, और नॉन फूड क्रॉप में हम पहली क्रॉप करेंगे रबर। रबर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में रबर का जो क्रॉपिंग सीजन है या क्रॉपिंग जो जोन है वो बेसिकली साउथ इंडिया में हमारा ये ज़्यादा ग्रोन करता है। बट अगर हम इसकी बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो रबर कैसा क्रॉप है? रबर हमारा बेसिकली एक इक्वेटेरियल क्रॉप है, यानी जो गर्म वाले इलाके होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा उगता है। बट कुछ स्पेशल कंडीशन में ये हमारा ट्रॉपिकल भी क्रॉप है और सब ट्रॉपिकल भी क्रॉप है। अब ज़रा याद करो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के बारे में मैंने अपने वीडियोस लेक्चर में क्या बोला है। अगर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये जो रीजन है वो ट्रॉपिकल कहलाता है। द एरिया बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन एंड द एरिया अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जो रबर है वो ट्रॉपिकल एरिया में भी उगता है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगता है कुछ स्पेशल कंडीशन में। अच्छा, और क्या क्या ज़रूरत होती है इसको मॉइस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट मीन्स आप मॉइस्चर समझ लीजिए, ठीक है। और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे होता है थोड़ी बहुत ज़्यादा जो जैसे बारिश के तुरंत बाद या बारिश के सीज़न में जो क्लाइमेट होता है ना उस टाइप का क्लाइमेट चाहिए उसे, चिपचिपा गर्मी वाला थोड़ा सा। और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो रबर जो बेसिकली बात करें तो एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। हमें पता है जो पेंसिल में रबर होती हैं, जो बाकी रबर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? ये रबर ही तो करेगा। तो रबर क्या है? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स की अगर बात करें तो कौन सा वाला हिल्स? जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, गारो हिल्स की बात कर रहे हैं। मेघालय है तो मेघालय हमारा नीचे आता है, इस तरफ आता है, ठीक है। तो मेघालय हो गया। तो इंडिया 4th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड्स के नेचुरल रबर प्रोडक्शन में। ये स्टेटमेंट, ये जो रैंकिंग है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। मेरे पास जो बुक है इसके अकॉर्डिंग 4th पोजीशन है, तो एक बार अपनी बुक में ज़रूर देख लीजिएगा इसका रैंकिंग क्या है। इस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4th बोला जा रहा है। अगर हम आगे और बात करते हैं तो और हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा डिटेल में ये पाई डायग्राम करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, फाइबर क्रॉप इट मीन्स रेशे वाली जो क्रॉप होती है, रेशा यानी जिसमें से थ्रेड निकलता है, उसे हम फाइबर क्रॉप बोलते हैं। तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, हैम्प किसे बोलते हैं बेटा? हैम्प मतलब वो होता है ना आपका, जैसे हम होली वगैरह के दिन में उसका जूस पीते हैं, भांग, राइट। तो कॉटन, जूट, हैम्प, नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप हैं जो कि इंडिया में उगते हैं। और जो फर्स्ट 3 क्रॉप हैं, अगर हम फर्स्ट 3 क्रॉप की बात करें, कॉटन, जूट, हैम्प, ये तो उनका क्रॉप ग्रोन होता है। एंड जो बात करें सिल्क की बात करें तो वो कोकून से हमें मिलती हैं। हमें पता है सिल्क वॉर्म होते हैं, उनको फेड ग्रीन लीव्स पे फेड होते हैं। मलबरी का जो शहतूत का पेड़ है उस पे भी होते हैं, फिर उनसे हम लोग सिल्क वॉर्म से हम अपना सिल्क निकालते हैं और इस पूरे कल्चर को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें पता है कि भाई ये ओरिजिनल होम है इंडिया, और कॉटन एक ऐसा मेन रॉ मटेरियल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के लिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था 2008 में। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू इट मीन्स व्हाट? डेक्कन प्लेट्यू ये मैंने बताया था ना, ये पार्ट, ये जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, गुजरात वाला बेल्ट है, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है, ये पूरा का पूरा कॉटन ग्रोइंग है। और कॉटन इंडिया का फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की बात नहीं कर रही हूँ, पहले भी बिफोर कॉलोनियल पीरियड भी हमारा कॉटन का बहुत तगड़ा प्रोडक्शन हुआ करता था, और हम फुल्ली कंप्लीट रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग क्लोथ्स भी सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हमारा फाइनेस्ट जो कॉटन था ना वो फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता था। अब इसका स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? तो स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको सुनना पड़ेगा कि भाई स्पेसिफिकेशन में इसको टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा हॉट चाहिए होता है, ठीक है। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में बेटा इसको ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉइल होती है वो पूरी ब्लैक सॉइल होती है। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे कितना फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ये फिलअप्स में आ जाता है। तो आप ये बोलेंगे कि इसे लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन चाहिए लाइट, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये गलत स्टेटमेंट लिख के आ जाता है और आपको बोला जाता है करेक्ट दिस स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज,
चाहिए, मतलब पानी की कोई बूंद बूंद नहीं होनी चाहिए इस पर। ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें रुई की जो बॉल्स होते हैं ना उनको सनलाइट ही चाहिए हमें। और 6 to 8 मैच्योर होने के लिए मंथ चाहिए। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आंख बंद करके गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 तो 100% है। बाकी आप बाद में लिखें चाहे ना लिखें, जैसे पंजाब एंड हरियाणा आजकल तो हर जगह हर कोई क्रॉप मिलती है, लेकिन 3 स्टेट आपका लिखना मस्ट है, बाकी लिखें चाहे मत लिखें, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और यही रीज़न है महाराष्ट्र और गुजरात का कि यहाँ पे पुराने ज़माने में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो इंडिया को जो अहमदाबाद हो गया या मुंबई हो गया, उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। जूट की बात करेंगे, जूट इज़ ऑल्सो नोन द गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा होता है, जो बोरियां घर में होती हैं ब्राउन कलर की, उन्हें हम जूट बैग बोलते हैं। और आजकल तो लोग जो लंच बॉक्स हम कैरी करते हैं, टीचर्स हो गए या बाकी जो एम्प्लॉयज़ हो गए, वो भी हमारा जूट की बैग्स ही होते हैं, ठीक है। तो जूट वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में उगता है। फ्लड प्लेन की बात करें तो जहाँ पे रिवर वैलीज वगैरह होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जूट का नाम आते ही सिर्फ आपने एक स्टेट को याद रखना है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अर्लियर इट वाज अ पार्ट, बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो पूरा जूट प्रोडक्शन वाला एरिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है और इंडिया नंबर 2 पे आता है, हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो वेस्ट बंगाल के आसपास वाले इलाके कौन है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, ये भी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन वेस्ट बंगाल का नाम आपने टॉप पे रखना है, ठीक है। इसको हम गनी बैग बनाने में यूज़ करते हैं, मैट बनाने में यूज़ करते हैं, रोप यानी रस्सी बनाने में, यान मतलब धागा बनाने में, कारपेट बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोई भी टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी सीबीएसई द्वारा ओमिटेड हैं, पुरानी बुक में होंगी, उसको आप कट कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि खेती को सुधारने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे। अब ये रिफॉर्म्स हमारे क्या हैं हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन दिन पे दिन जैसे हमारी बढ़ रही है, तो ये एक सीरियस चैलेंज है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जो कि लाइवलीहुड का मोर देन 60% पॉपुलेशन का उगाता है, लेकिन स्टिल वी नीड सम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स किए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन हो गया, हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, ज़मींदारी को हमने एबॉलिश किया, ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें। हमने बड़े सारे लैंड रिफॉर्म्स किए और लैंड रिफॉर्म एक मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो कि 1950 इसमें हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा शुरुआत हुआ था। फिर राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि पहले से ही बैठा हुआ था। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि अगर बाप की हमारी प्रॉपर्टी है तो उसमें से हम बेटे को मिलेगा। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारा ये था। इससे भी फ्रिगमेंट ऑफ लैंड होने लगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लॉ तो इनेक्ट हुए, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लैग कर गए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि कानून बनते हैं, कानून लागू भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से लागू करने का सुपरविजन की बात आती है, वहाँ पे हम लैग करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे। अब हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसा पहला आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा फर्स्ट आता है। उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा मेन फोकस व्हीट एंड राइस का था। ग्रीन रेवोल्यूशन में दोबारा बोल रही हूँ, वेस्टर्न इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। पंजाब एंड हरियाणा में मेन फोकस था व्हीट एंड राइस का, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया गया था और इरिगेशन पे यूज़ किया गया था। इरिगेशन को प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज़, इंस्टेड ऑफ मैन्योर हमने फर्टिलाइजर्स पे फोकस किया ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। ऐसा हुआ भी, लेकिन वो पूरे कंट्री में नहीं हुआ। लेट 1960s में ये हमारा स्टार्ट हुआ था। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड, मिल्क से रिलेटेड था, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को इनिशिएट किया गया सो दैट कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन वही ना, प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट वो चीज़ें नहीं हुई, सिलेक्टेड एरिया में ही इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया, जो कि इंस्टीट्यूशनल भी था और टेक्निकल भी था। जैसे हमने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया। जैसे कभी ड्रॉट आया, फ्लड आया, साइक्लोन आया, तो किसानों को उतना नुकसान नहीं होता था, उनको इंश्योरेंस मिल जाता था। अच्छा, कोई डिजीज़ लग जाए, फिर हमने ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया सो दैट कि लोन फैसिलिटीज़ फार्मर्स को मिल जाए, ठीक है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में इनको लोन मिल जाए। तो
इस ढंग से हमने ये सब काम किए, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC लिखना ज़रूरी है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम था, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, अदर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। बाकी ये KCC क्या था, पायस क्या था, ये आपको डिटेल में नहीं आएगा, आपको इनके नाम याद करने हैं क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूशनल और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। स्पेशल वेदर बुलेटिन निकाले गए, इनके लिए कॉल सेंटर्स खोले गए जहाँ पे किसान डिस्कशंस कर सकते थे, रेडियो टेलीविज़न पे जो भी लोग होते थे उनसे बातचीत कर सकते थे। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस निकाली कि भाई अगर आप बेचते हैं तो इतना प्राइस तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ें इसलिए निकाली गई ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ होता है। पहले भूदान ग्रामदान बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसके आगे आपका भूदान ग्रामदान के बाद आपका हमें बाकी चीज़ें नहीं करनी है। भूदान ग्रामदान एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे विनोबा भावे थे जो कि महात्मा गांधी के डिसिपल हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, एक स्पिरिचुअल हायर मानते थे और इन्होंने सत्याग्रह को इस अपने कुछ अलग तरीके से ऑप्ट किया। उन्होंने ग्राम स्वराज्य के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने एक पदयात्रा चलाई, पदयात्रा यानी पैदल यात्रा चलाई जो कि एंटायर कंट्री में चलाई। और उन्होंने जब अपना पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश एक इलाका है, जब वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया तो जितने भी पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे उन लोगों ने डिमांड किया सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। कुछ बोला कि भाई हमारे पास ज़मीनें वगैरह नहीं है तो हमें कुछ दे दिया जाए। विनोबा भावे ने प्रॉमिस तो नहीं किया लेकिन इमीडिएटली एश्योर कर दिया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे सो दैट कि आपको लैंड वगैरह कुछ दिया जाए। सडनली एक किसान कह सकते हैं, रिच फार्मर कह सकते हैं, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए, उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन का ऑफ़र रखा कि मैं भाई 80 लैंडलेस विलेजर्स को ये दूंगा। और यही जो एक्ट था उसे हम भूदान कहा जाते हैं। और जहाँ पे ग्रामों को भी दान दिया गया, बहुत सारे फार्मर्स थे, बहुत सारे रिच ज़मींदार थे, उन्होंने ग्राम्स को दान दे दिया, उसे हमने ग्राम दान बोला। जहाँ पे ज़मीनों को दान किया गया उसे हमने भूदान बोला। जहाँ पे ग्राम को दान दिया गया, ग्राम को दान दिया गया यानी लोगों को, उन्हें हम ग्राम दान बोलते हैं, ठीक है। तो मैनी जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने सम पार्ट्स ऑफ देयर जो लैंड थे उनको क्या करना, पुअर फार्मर को दिया। और रीज़न भी ये था कि ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसकी लैंड को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उनको ये कहना था कि इससे बढ़िया हम बांट ही दें, तो उन लोगों ने बांट दिया। तो ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट था, विनोबा भाई ने इनिशिएट किया था, उसे हम ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी का खून खराबा वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ पे होता है एग्रीकल्चर चैप्टर आपका ख़त्म। और बाकी चीज़ें अगर जिसकी बुक में है प्लीज़ कट इट बिकॉज दीज थिंग्स आर ओमिटेड बाय CBSE। थैंक यू।